वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, क्या आपने खुद को कभी ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत हो? मे बी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया या फिर आप किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पड़ गए। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तब आप अपने बैंक फिक्स डिपॉजिट्स को ब्रेक या लिक्विडेट कर सकते हैं, या अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम, या एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट का पर्सनल लोन ले सकते हैं, या मे बी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं जो अगेन आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है इन केस आप एक सेट टाइम के अंदर उसे वापस नहीं चुकाते हैं। तो नाउ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देती हूँ। कई सारे लोग जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो उनके साथ बहुत लंबे रन तक स्टिक नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, एम्फी के डेटा के हिसाब से 2020 में रिटेल इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 54% ही इक्विटी फंड्स में 2 सालों से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहे। आपको बता दें कि रिटेल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपनी सेविंग्स को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, इवन दो उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती या फिर ना ही कोई सर्टिफिकेशन होता है। वो ऐसा अपनी पर्सनल अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। और बाकी के इन्वेस्टर्स ने कई रीजंस जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या अचानक से कोई खर्चा आ गया एटसेट्रा, इसकी वजह से अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स रिडीम कर लिए होंगे। पर क्या आपको पता है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट पैसा बोरो कर सकते हैं? वेल, आपको बस ये करना है कि अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करना है और उनके अगेंस्ट पैसा बोरो करना है, और इन पैसों से आप किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को टाइड ओवर कर लोगे। हालांकि ज्यादातर लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में पता ही नहीं है। ये इस बात से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन प्लेज हो रहा है। तो ज्यादातर लोग एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एक हाई इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन्स ले रहे होंगे या अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड मच मोर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पर रुके, इसके पहले कि हम जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज इसे थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। ऑल्सो रिमेंबर, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन एक टाइप का सिक्योर्ड लोन होता है जहां आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक कोलेट्रल की तरह प्लेज करते हैं और किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी से इनकी वैल्यू के अगेंस्ट पैसा बोरो कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जहां बैंक या एनबीएफसी आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू के बेसिस पर एक स्पेसिफिक लिमिट सेट करता है जहां तक आप पैसा बोरो कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि यूजुअली अप टू 1 ईयर होता है। तो ये एक प्री अप्रूव्ड लोन की तरह काम करता है। इंटरेस्ट सिर्फ यूज की गई अमाउंट के ऊपर और जितने समय के लिए पैसा बोरो हुआ है उस पर ही चार्ज होता है। तो क्योंकि ये लोन्स आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड हैं, पैसों के लेंडर के पास आपके यूनिट्स पर लियन या राइट होता है। जब तक आप लोन वापस पे नहीं कर देते उनके पास ही ये राइट रहेगा, और अगर आप लोन वापस नहीं करते हैं तो वो यूनिट्स को सेल भी कर सकते हैं। जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करते हैं ना, उनके अगेंस्ट लोन लेने के लिए वो यूनिट्स अभी भी स्टॉक मार्केट में वैसे ही इन्वेस्टेड रहती है इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किसी बैंक के पास प्लेज करते हैं, आप बैंक को उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करने का राइट सिर्फ डिफॉल्ट के केस में ही देते हैं। और जब तक आप कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट के साथ लिंक्ड रहते हैं और आप उन पर रिटर्न्स अर्न करना कंटिन्यू रखते हैं। आप लोन उठाने के लिए के फिनटेक, कैंप्स और आरटीएस, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स के साथ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेट्रल के रूप में। तो आइए अब अपने अगले सवाल की तरफ चला जाए। वेल, सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआईज, फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ्स, कंपनीज, ट्रस्ट्स और दूसरी एंटिटीज म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन हासिल कर सकती हैं। हालांकि माइनर्स ऐसे लोन्स नहीं ले सकते।
आपको कितने अमाउंट का लोन मिलता है ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है, इक्विटी या डेट या हाइब्रिड फंड, और वो बैंक या एनबीएफसी कौन है जहां से आप इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको इक्विटी फंड यूनिट्स के नेट एसेट वैल्यू का 50% तक का लोन देता है और डेट फंड यूनिट्स के केस में नेट एसेट वैल्यू के 80% तक का लोन देता है। हो सकता है कुछ बैंक्स आपको सिर्फ उन्हीं कुछ सेट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी दे जो उनके द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड हो। फॉर एग्जांपल एसबीआई सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट ही लोन्स देता है। ज्यादातर बैंक्स म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ऑफर करते हैं इन द रेंज ऑफ 8% to 16% और एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है अराउंड 9% to 11% पर एनम। जो लोन का अमाउंट आपको मिलता है वो रेंज कर सकता है मिनिमम ऑफ ₹25,000 से मैक्सिमम ऑफ ₹5 करोड़ तक। ये डिपेंड करता है उस बैंक या एनबीएफसी पर। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक जो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन सैंक्शन करता है वो है मिनिमम ऑफ ₹50,000 और मैक्सिमम ऑफ ₹20 लाख इक्विटी फंड्स के लिए। एनबीएफसीज में मिनिमम लोन अमाउंट हो सकता है ₹25 लाख का और मैक्सिमम लोन अमाउंट ₹10 करोड़ का। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन की तो कैसे न्यू एज फिनटेक कंपनीज बैंक्स के अगेंस्ट कॉम्पीट कर पा रही हैं। कई बैंक्स म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन के लिए 8% से 16% पर ईयर के रेंज का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हालांकि कुछ न्यू एज फिनटेक कंपनीज म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन के लिए 9% से 11% पर ईयर के रेंज का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्ट मनी वो 9% से 11% रेंज में इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसके अलावा इनमें से कुछ फिनटेक कंपनीज जब म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन सैंक्शन करती हैं तो आपसे मिनिमम इनकम नहीं मांगती हैं, ना ही सिबिल स्कोर या इवन आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी नहीं। नेक्स्ट, फिनटेक कंपनीज मनी लेंडिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए और उसे हैसल फ्री बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट आपको लोन्स उसी सेम डे मिल जाए जिस दिन आपने अप्लाई किया था। इसके अलावा फिनटेक कंपनीज का म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन्स के लिए बैंक्स के कंपैरिजन में कम प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लेने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो आइडियली होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स से 1 साल का। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये नीड्स जेन्युइन होनी चाहिए और इसे किसी स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। सपोज करते हैं कि आप अपने इक्विटी फंड यूनिट्स को परचेज से 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एसटीसीजी टैक्स लगेगा 15% का प्लस सेस। इक्विटी ओरिएंटेड एसेट्स जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर फ्लैट रेट ऑफ 15% का एसटीसीजी टैक्स लगता है अगर इसे 12 महीनों से कम पीरियड के लिए होल्ड किया गया हो तो। हालांकि आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं क्योंकि आप इस केस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स पर रिटर्न कमाना कंटिन्यू रखेंगे और लॉन्ग रन में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी एंजॉय करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन लेने के बजाय उन्हें रिडीम कर लेते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड भी इनकर हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, मतलब कोलैटरल के अगेंस्ट सिक्योर्ड हैं ये लोन्स। इस केस में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स कोलैटरल हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट के कंपैरिजन में आप यहां एक कम इंटरेस्ट रेट इनकर करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हैं आपको इक्विटी फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन अवेल कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मार्केट स्लोडाउन या क्रैश के दौरान कई लोग इक्विटी फंड यूनिट्स रिडीम कर लेते हैं। तो हो सकता है कि एक क्रैश के दौरान आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में से नुकसान पर एग्जिट कर रहे हो क्योंकि आपकी इक्विटी फंड यूनिट्स का नेट एसेट वैल्यू तो हेवीली फॉल हो गया होगा, राइट। हालांकि अगर आप एक मार्केट
मार्केट क्रैश के दौरान इन इक्विटी फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं ना, तो हो सकता है आपको एक लोअर क्वांटम का यानी कि लोअर अमाउंट का लोन मिले, क्योंकि आपकी इक्विटी फंड यूनिट्स की वैल्यू तो उस वक्त फॉल हो गई होगी। हालांकि अगर आप इक्विटी फंड्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं, आप लॉसेस नहीं सफर करेंगे जो लोअर एनएवी पर इक्विटी फंड यूनिट सेल करने पे आपको बेयर करना पड़ता अदरवाइज। ऑल्सो चांसेस हैं कि मार्केट रिबाउंड हो जाएगा और आपके यूनिट्स की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और इस तरीके से जो कोलेटरल रिक्वेस्ट आपके पास आ रही होगी आप उससे बच जाएंगे। वेल, कोलेटरल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब लेंडर्स आपसे और ज्यादा इक्विटी फंड यूनिट्स प्लेज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS यूनिट्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इनका मैंडेटरी 3 ईयर वाला लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका हो। तो आइए अब नजर डालते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स अवेल करने के आखिर डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहला, मिंट्स रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन की एक स्टार्टिंग कॉस्ट होती है 10% की। इसमें 9% इंटरेस्ट और 1% फीस शामिल होती है। हालांकि हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि निफ्टी 50 ने पिछले 15 सालों में सिर्फ 54% ऑफ द टाइम ही 10% से ज्यादा के रोलिंग 1 ईयर रिटर्न्स जनरेट किए। इसके अलावा इसने सिर्फ 58% ऑफ द टाइम ही 10% से ज्यादा के 3 ईयर रोलिंग पीरियड रिटर्न्स जनरेट किए। ये दिखाता है कि मार्केट रिटर्न्स लगातार लोन की कॉस्ट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर 2, अब जो लेंडर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर आपके द्वारा प्लेज की गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू को रीअसेस करते रहते हैं। वो सिग्निफिकेंट यानी कि अच्छी खासी मार्केट फॉल पीरियड के दौरान उन यूनिट्स का इंटरिम रिवैल्यूएशन कंडक्ट कर सकते हैं। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की जो क्रेडिट लिमिट है वो डिपेंड करती है कि आखिर प्लेज्ड फंड्स की मार्केट वैल्यूएशन क्या है। इसलिए इन यूनिट्स के नेट एसेट वैल्यू में अगर अच्छी खासी गिरावट आ जाती है तो इससे आपकी टोटल बोरोड अमाउंट ज्यादा हो जाएगी एस्टैब्लिश की हुई लोन टू वैल्यू यानी कि LTV रेशियो से। ऐसे केसेस में लेंडर चाहेंगे कि बोरोवर्स और भी ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करें या फिर कैश में उन्हें पेमेंट करें या चेक में, जिससे कि LTV रेशियो को वापस से एक्सेप्टेबल लेवल्स तक रिस्टोर किया जा सके। अगर बोरोवर्स ये कंप्लाई करने में चूक जाते हैं तो लेंडर्स पेनल्टी इंटरेस्ट लगा सकते हैं या इवन प्लेज की हुए फंड्स को रिडीम कर सकते हैं, जिससे कि वो इस अमाउंट के डिफरेंस को वापस से मेकअप कर पाए। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पर आ चुके हैं। तो आपने आज समझ लिया कि आप डेट फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, पर हो सकता है ये लेना एक सही आइडिया ना हो, क्योंकि डेट फंड्स एक साल में अराउंड 7% रिटर्न्स देते हैं, वहीं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे अराउंड 9% का इंटरेस्ट रेट कंसिडरेबली ज्यादा होगा। वेल, आई रियली होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ तो प्लीज हमें एक थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रहे, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। वेल, जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आप इन्हें अवेल करते हैं या फिर इन्हें कंप्लीटली अवॉइड ही करते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.